नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, वीडियो हिस्ट्री का लेक्चर आना शुरू हो गया है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के पार्ट 2 को देखते हैं और यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। आप क्रमबद्ध तक और लास्ट तक जुड़े रहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि वीडियो खत्म होते तक ही आपको लगेगा ये चैप्टर की पूरी समझ मेरे पास होती जा रही है। और कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है नोट कॉपी हो, आप उसको लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट बना लें, या जो सुविधाएं आपके पास हो रही हैं उसे सुरक्षित रखें। चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे कल के लास्ट क्लास से। कल मैं बताया था पाषाण काल का सर्वमान्य विभाजन। पाषाण काल का मैं सर्वमान्य विभाजन बताया था। मैं पाषाण काल का विभाजन बताया था कि कैसा विभाजन है। तो हम लोग यहाँ से करेंगे ताकि आपको ये न लगे कि मेरा पोर्शन छूटा हुआ है, आपको क्लास भी समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका विभाजन मैंने बताया था 3 स्तर का है। पहला जो है चरण, उसे हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल। इसे हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल। दूसरा जो चरण है इसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो चरण है उसे हम लोग कहते हैं नव। मैं उस दिन बताया था नव को नूतन भी कहा जाता है, नूतन पाषाण काल। अब मैं इसका इंग्लिश नाम मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा हिंदी में, ऑप्शन दे देगा इंग्लिश में। ऐसा हुआ है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, इसे हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और इसे हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज। कालक्रम, इसका डेट देख लेते हैं। इसका तिथि क्या है, इसकी तिथि को हम लोग मूल्यांकन करते हैं। इसका जो डेट है वो डेट क्या है, वो डेट है, देखिए इसका डेट 6 लाख BC से 10,000 BC। ये KBC मत समझ लीजिएगा, है ना। ये 10,000 BC है नहीं, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे ये BC है, आप इसे हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं 10,000 BC। मैं आपको बताऊं कुछ यहाँ पे, ये स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। अभी हाल के वर्षों में 4 साल पहले महाराष्ट्र में एक हिस्सा है बोरी क्षेत्र में अभी कुछ ऐसे चट्टान, ऐसे मानव कंकाल स्कल मिले हैं जिसका अध्ययन जारी है। और उस अध्ययन के बाद यह हो जाएगा कि ये डेट भी और पहले चला जाएगा। हो सकता है 30 लाख BC चला जाए। तो इसीलिए वैसे भी इस तरह के सवाल कम पूछे जाते हैं या नहीं के बराबर पूछते हैं। इतिहास में जिस तिथि में विवाद है उस तरह के प्रश्न आप उठा के देखेंगे, कहीं नहीं पूछा गया है, ना UPSC, ना BPSC, ना अन्य एग्जामों में पूछा गया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप लोग इस पर ज़्यादा गौर ना करेंगे, हम लोग इसके मूलभूत तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व पाषाण काल का डेट ये हो गया। मध्य पाषाण, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं, इसका डेट है जहाँ ये छोड़ रहा है, तो हम लोग इसको ले लीजिए सिंपल 10,000 BC से 4,000 BC। और यहाँ ले लेंगे हम लोग 4,000 BC से 1,000 BC। मैं उस दिन बताया था कि पूर्व पाषाण काल में 3 अवस्था है। उस अवस्था में जाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस काल में मानव की क्या स्थिति थी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और एग्जाम में पूछा गया है। UPSC एंड स्टेट PCS में स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा गया है। वो सवाल क्या है? सवाल पूछा गया था मानव सर्वाधिक दिन तक किस अवस्था में रहा था। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल। अब देखिएगा 6 लाख से स्टार्ट हो रहा है, वो 10,000 तक रहा है, लगभग 5,90,000 BC तक मानव इस स्टेज में रहा है भैया। तो ये पूछेगा क्यों रहा, अर्थात यह इससे निकल कर आता है कि मानव का विकास क्या था, अत्यंत स्लो हो रहा था। मानव का विकास अत्यंत धीमा था। मानव का विकास क्या था, मानव जो विकास कर रहा था वो क्या था, अत्यंत धीमा था। लेकिन आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि जहाँ पर मानव इतने दिन तक रहा, संघर्ष किया, अपने आप को जूझा,
आप देखिएगा अचानक यहाँ के बाद एक बड़ा परिवर्तन इस अवस्था में आके होता है और कुछ हजार वर्षों में विकास के उस आयाम की संरचना होती है कि मानव धरती से जिस पटल पर हम लोग खड़े हैं, इस पटल से वो चांद्रमा पर चला जाता है, चांद पे चला जाता है। आपको आश्चर्य होगा क्यों? यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, उस घटना का नाम होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये देखिए 10,000 से 4,000 है, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन पीरियड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा इसके बाद तो ये पीरियड और ज़्यादा खतरनाक है। इतना 4,000 से 1,000, और इसे गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने क्रांति का काल कहा है। ये पूछा भी गया है कि क्रांति का काल किसे कहा गया है, पूछा गया है। ये क्रांति का काल है, ये इसे कहा गया है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा इसे सिर्फ क्रांति का काल ही नहीं कहा गया, इसे उत्पादन व उपभोक्ता का काल कहा गया, इसे खाद्यान्न संस्कृति का काल कहा गया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने इसे क्रांति का काल कहा है। क्रांति क्यों होती है? जब जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन होता है। तो देखेंगे क्रांति का काल हो या खाद्यान्न संस्कृति का काल हो या उत्पादक उपभोक्ता का काल हो, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे किसे कहा गया है? नवपाषाण काल को कहा गया है। किसने कहा है? गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने कहा है। ये काल कौन सा है? जलवायु परिवर्तन काल है। अर्थात आपसे कोई व्यक्ति पूछे, सवाल आए, मानव के जीवन में परिवर्तन किस काल से बहुत स्पीड से हुआ, तो लोग ये आंसर देंगे जब मध्य पाषाण काल से। अत्यधिक स्पीड कहाँ से हुआ, क्रांतिकारी स्पीड कहाँ से हुई? वो हो गया नवपाषाण काल से। मानव सबसे अधिक किस फेज में रहा? वो उत्तर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल से। और यहाँ पर मानव का विकास धीमा था, इससे सर्वाधिक दिन यहाँ ही रहा है। आप खुद देखकर अंदाजा लगाएंगे, जितने लोग देख रहे होंगे कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये फील हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से ही मैं अपनी क्लास लास्ट किया था। इसी के आगे के टॉपिक को चूँकि हमको समझाना आवश्यक था, क्योंकि अभी जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है। अब आप ही सोचिए और बताइए मुझे कि क्या आपको यह लगता है कि ये जो अवस्था है मानव की, ये जो अवस्था है डेवलप कैसे क्या होगा? तो इस दोनों के पीछे में अगर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है तो वो शब्द मैं लिख रहा हूं, वो है संस्कृति। मैं बोला ना, आप अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। संस्कृति अर्थात मानव के जीवन में कल्चर आएगा, संस्कृति आएगा, और जब संस्कृति आएगा तो मानव विकास करेगा। तो अब जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि मानव के जीवन में संस्कृति कहाँ से प्रवेश किया, किधर से आया, भारत में किस हिस्से से प्रवेश किया, तो हम लोग इसे देखेंगे। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। पेज को मैं बदलता हूँ और मैं मैप के सहारे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग को ये मैप दिख रहा होगा, मैप दिखना आवश्यक है। मैं दिखूँ ना दिखूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट देना है, इसलिए मेरे हाथ के इशारों को समझिएगा और उसी पर सारा खेला है, उसी पर आपके इतिहास की पहले अध्याय की समझ विकसित होगी। इसलिए आप नोटिस कीजिएगा ध्यान से। देखिए भैया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी ही पानी, जल ही जल है कि नहीं? यहाँ पर पानी है, जल है ये हिस्सा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये हिस्सा अरब सागर है, ठीक है। अब देखिएगा ये हिस्सा बर्फ का हिस्सा है, ये हिस्सा हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अर्थात हमारे भारत में, देश में कोई व्यक्ति यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? बात कब की हो रही है भैया? बात हो रही है 10,000 BC की बात हो रही है। बात हो रही है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC की। बात हो रही है 6 लाख BC की। बात हो रही है 4,000 BC से लेकर 1,000 BC की। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोलता हूँ, इतिहास से रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। जो इतिहास जो है रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। देखिएगा क्या है वो। मानव इधर से प्रवेश कर नहीं सकता है, क्योंकि जिस समय की बात हो रही है उस समय जल शक्ति का विकास हुआ नहीं। यहाँ से मानव प्रवेश नहीं कर सकता है। इधर हिमालय है, किसी की हस्ती की औकात नहीं है कि इसे लांघ पाए। चीन की हस्ती नहीं थी, छोटा छोटा आंख लेके मंगोलाइट जाती चलता है, उसकी हस्ती नहीं है, और कौन पार कर जाएगा? ये ग्लेशियर का एरिया है। अब आप गौर से देखेंगे, ना इधर से भूस्खलन प्रवेश करेगा, ना इधर से ना इधर से, एक हिस्सा बचता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका दिशा बताता हूँ। ये हुआ नॉर्थ, उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम। अब जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में पूछेगा कि मानव में संस्कृति किधर से आया, संस्कृति का विस्तार किधर से हुआ,
तो याद रखिएगा संस्कृति का विस्तार मानवों में उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ। मानवों में संस्कृति का विस्तार किधर से हुआ? आप लोग खुद बोलेंगे मानवों में संस्कृति का विस्तार किधर से हुआ, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा से मानवों में संस्कृति का विस्तार हुआ। यह प्रश्न IAS के में पूछा गया है, स्टेटमेंट वाले सेगमेंट में 4 कथन दिया हुआ था, उसी में पूछा गया था ये। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानवों में संस्कृति का विस्तार किस दिशा से हुआ, तो हम लोग याद रखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा से हमारे यहाँ संस्कृति विस्तार किया, प्रवेश किया। अब सवाल पूछेगा हमारे यहाँ तो यहाँ से प्रवेश कर गया है, मानव यहाँ से प्रवेश कर गया है। अब सवाल पूछेगा कि इसका विस्तार कैसे हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा। ये विस्तार किया उत्तर से दक्षिण दिशा में, प्रवेश किया उत्तर पश्चिम से, और विस्तार कैसे करेगा? उत्तर से दक्षिण में। मानव संस्कृति, मानव खुद एक कल्चर है, मानव खुद एक संस्कृति है, वो विस्तार प्रवेश किधर से? उत्तर पश्चिम से, और फैलाव किधर से होगा? उत्तर से दक्षिण होगा। तो अब मैं ये भी आपको साबित करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ तक आप लोगों को मैं मान के चलता हूँ समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हिस्सा देखिएगा, यहाँ से ये हिस्सा देखिएगा, ये हिस्सा पाकिस्तान का एरिया है। इसके वाला ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा इसे करके, यहाँ अफगानिस्तान का एरिया है। ठीक है, भारत में मानव संस्कृति जो आया सबसे पहले अफगानिस्तान के हिस्से में एक हिस्सा है, उसे बोलते हैं दर्रा खुर्द। याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला दर्रा ए खुर्द। मानव यहाँ पर दर्रा खुर्द एक इस हिस्सा है अफगानिस्तान में, और यहाँ पर सबसे पहले जो मानव आए उस मानव का नाम था निएंडरथल। याद रखिएगा, यहाँ पर जो मानव संस्कृति आया उस मानव का नाम था निएंडरथल। यहाँ से मानव, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मानव पाकिस्तान में आएगा, और मानव संस्कृति बोलेंगे। और पाकिस्तान में एक हिस्सा है पोतवा का पठार। पोतवा के पठार के पास भी जो मानव मिलेगा वो मानव होगा रामापिथिकस और शिवापिथिकस। सबसे बड़ी बात, पहला जो मानव मिला हम लोगों को, उस मानव का नाम क्या था? तो निएंडरथल नाम था। हम लोग इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हिस्सा पाकिस्तान के पोतवा का पठार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा जो हिस्सा है पाकिस्तान का पोतवा का पठार, इस हिस्से में आपको जो मानव मिलेगा उस मानव का नाम होगा रामापिथिकस और शिवापिथिकस। सवाल पूछेगा कि रामापिथिकस और शिवापिथिकस से जो मानव संस्कृति मिला उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? वो खोज कौन किया? नाम तो यही था, रामापिथिकस और शिवापिथिकस। खोज कौन किया? इसका खोज किए हैं जे लुइस। ये ध्यान में रखेंगे, कौन खोज किए हैं इसको? जे लुइस। आश्चर्य आपको और क्या होगा? आश्चर्य ये होगा कि इसमें एक मेल है और एक फीमेल है। अब यह कोई नहीं पूछेंगे कमेंट में कि कौन मेल है कौन फीमेल है, यह ध्यान में रखना है। बस इतिहासकार जो खोजने वाले विद्वान जन हैं उन्हें सिर्फ यह पता चला इसमें एक मेल है और फीमेल है। अब अफगानिस्तान में मैंने क्या बताया? दर्रा खुर्द से निएंडरथल। पाकिस्तान के पोतवा के पठार में मिला है रामापिथिकस और शिवापिथिकस, और यहाँ पर जो मिला है उसमें एक मेल है और फीमेल है। इसका खोज कौन किया भैया? इसका खोज किया है जे लुइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से मानव कहाँ आया? मैं कलर बदल लेता हूँ फिर से पुनः आपको, ताकि समझने में बड़ी आसानी हो और मज़ा भी आए। यहाँ से मानव जो है इस हिस्से में आएगा, ये हिस्सा में आएगा। यहाँ पर जो हिस्सा है वो नर्मदा घाटी का हिस्सा है। यहाँ पर 1982 में होमो इरेक्टस, नाम सुनिएगा ध्यान से और लिख लीजिएगा, होमो इरेक्टस, यहाँ पर मानव मिला। मानव संस्कृति, पहला निएंडरथल, दूसरा रामापिथिकस शिवापिथिकस, और तीसरा होमो इरेक्टस। जगह, पहला में दर्रा खुर्द, दूसरा में पोतवा का पठार, और तीसरा में मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी घाटी। यहाँ से मानव का फैलाव किधर किधर हुआ? कलम फिर चेंज करेंगे मैं इसके कलर को। यहाँ से मानव इधर ही फैला, यहाँ से मानव इधर भी फैला, लेकिन रियल में संस्कृति की ओर किधर गया वो? तो याद रखेंगे यहाँ से मानव
फिर कहाँ चला गया, ये यहाँ वाला हिस्सा, ये है महाराष्ट्र रीजन। और महाराष्ट्र के रीजन में यहाँ पर एक क्षेत्र है बोरी। क्या क्षेत्र है भैया, बोरी। और यहाँ से साक्ष्य मिला होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस का। चलिए मैं एक रिवीजन कराता हूँ फिर से, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर प्लेस पहले देख लेते हैं। पहले प्लेस, सबसे पहला प्लेस, मेरा हाथ देखिएगा, नंबरिंग देखिएगा, मैं नंबरिंग कर देता हूँ दूसरे कलर से, रेड पेन से। अफगानिस्तान में जो प्लेस है उस प्लेस का नाम है दर्राय खुर्द। मानव जो मिले, मानव संस्कृति जो मिले, उसका नाम है नियंडरथल। पाकिस्तान में नंबर 2 यहाँ जो प्लेस मिला उस प्लेस का नाम है पोतवा का पठार। और जो मानव संस्कृति मिला वहाँ से है, मानव संस्कृति का नाम है रामापिथिकस शिवापिथिकस। खोज कौन किया, जेन लुइस। इसमें एक मेल है एक फीमेल है। यहाँ से मानव आया एमपी में, ये वाला सेक्शन एमपी है। और यहाँ पे नर्मदा नदी घाटी मिला, ये 3rd नंबर पोजीशन है। और यहाँ पर होमो इरेक्टस मिला और इसका खोज किया अरुण सोलंकिया। मैं उसमें विस्मरण में चला गया, तभी अचानक मुझे ये कॉल आ गया, रिकॉल हो गया। अरुण सोलंकिया ने इसको खोज किया। 1982 में मानव जाति का साक्ष्य यहाँ प्रमाण मिला। और यहाँ से मानव, ये यहाँ से प्रसार है लेकिन कल्च विकास इधर है। यहाँ से मानव, ये है महाराष्ट्र MH। और महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में भैया, महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र में आपको मानव का सबसे विकसित प्रजाति होमो सेपियंस, जो हम सभी लोग हैं, जो पूरे 750 अरब आबादी पूरे वर्ल्ड की है, वो होमो सेपियंस ही है, वो यहाँ मिला। और यहाँ से मानव कहाँ गया, तो याद रखेंगे, मैं पुनः ले लेता हूँ ग्रीन कलर का ताकि आपको उससे संकेत पता चल जाए। यहाँ से मानव श्रीलंका गया। और यहाँ जो है, यहाँ क्या मिला, यहाँ होमो सेपियंस ही मिला। ये श्रीलंका है और इसको हम लोग कर देंगे 5वां। 1 अफगानिस्तान, 2 पाकिस्तान, 3 MP, 4 हो गया आपको महाराष्ट्र और 5 हो गया श्रीलंका। ध्यान में रखेंगे, यही है मानव संस्कृति का प्रसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह ध्यान में होगा, मैं धीरे धीरे भी बोला हूँ, आप लोगों को यह पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं यहाँ से पेज को चेंज भी करता हूँ। ये चलिए दोस्तों, हम लोगों ने मानव संस्कृति को देख लिया, अर्थात हमारे यहाँ मानव जो प्रवेश किया भैया, वो इधर से मानव संस्कृति का फैलाव इधर से आया। इधर भैया मैं बताया बर्फ़ है, इधर मैंने बताया कि यहाँ पर हिमालय रीजन है, इधर पानी है बंगाल की खाड़ी, इधर भी पानी है अरब सागर। तो भैया आप ही सोच के बताइए ना कि मानव किधर से, पर मानव कल्चर का आगमन किधर से होगा, तो भैया उत्तर पश्चिम से होगा ना भैया। उत्तर पश्चिम से मानव जाति का, मानव सभ्यता का, मानव कल्चर का आगमन होगा। और यहाँ से आगमन हुआ और भैया इसका फैलाव पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, फैलाव देखेगा ये उत्तर से दक्षिण होगा। क्यों उत्तर से दक्षिण होगा भैया, यहाँ पर मिला आपको पहले नियंडरथल मिला, यहाँ पर आपको पाकिस्तान में आपको रामापिथिकस शिवापिथिकस मिला, यहाँ से आइएगा आप MP में आपको यहाँ पर होमो इरेक्टस मिला, आप यहाँ आइएगा महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र में यहाँ होमो सेपियंस मिला। थोड़ा नज़र को दोहराइए, ये देखिए तो कहाँ से मॉल बन रहा है, इसको उत्तर दक्षिण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ या ना। तो याद कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको, ये पोर्शन खास करके ये पोर्शन बहुत अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा आएगा, मज़ा आएगा। इसके आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं कि मानव जो हमारे यहाँ आया इसका पता हम लोग कैसे चला, पुरातात्विक साक्ष्यों से चला ना भैया। तो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन कितने प्रकार से करते हैं, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। मानव हमारे यहाँ जो आए, मानव संस्कृति जो आया, ये पता मुझे कैसे चला, हम लोगों को कैसे पता चला, तो पुरातात्विक साक्ष्यों से चला, हाँ ना, इससे चला। अब सवाल आपके मन में जहन में उठ रहा होगा, कूद रहा होगा कि इसके अध्ययन का पता कितने तरीके से होता है। तो हम लोग याद रखेंगे, इसके अध्ययन के लिए हम लोगों के पास 6 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, 6 स्रोत हैं। ये भी आप VVI करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछ चुका है एंड PCS में लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ 6 स्रोत क्या क्या है मैं सभी को दिखाता हूँ। सबसे जो पहला स्रोत है उस स्रोत का नाम देखिएगा। जो सबसे पहला स्रोत है उस स्रोत को हम लोग जानते हैं किस नाम से, उस नाम को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, कार्बन डेटिंग पद्धति को हम लोग C14 भी कहते हैं, इसे हम लोग C14 भी कहते हैं। सवाल उठता है इसी का नाम मैं क्यों लिया। याद रहे जो 6 स्रोत मिले हैं भैया, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है।
ये यही है। तो पहला है कार्बन डेटिंग पद्धति C40। अब सवाल उठता है इसका खोज कौन किया? इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है लिब्बी महोदय। कौन खोज किए? लिब्बी महोदय। ऐसे बेबी लिब्बी नाम है, नाम आप याद रखिएगा, लिब्बी महोदय। अब आगे देखिएगा, इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको इस कार्य के लिए क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम मैं 6 में ये सीक्वेंस में बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो पहले, उससे कम जो होगा वो उसके बाद, उससे कम जो होगा वो उसके बाद। तो आपको ये ब्रेन में सेट करके रखना है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति लिब्बी महोदय ने खोज किया और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि इंपॉर्टेंट है। C14 पद्धति के माध्यम से किसी भी वस्तु का आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा, इस जगत में, इस धरती पर, पूरे संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। तो कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो वस्तु ज़्यादा पुराना, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो नया, जिसमें कार्बन कम होगा वो बहुत पुराना, जिसमें कार्बन बहुत होगा वो ज़्यादा नया वस्तु होगा। तो हम लोग इस आधार पर पता लगाते हैं, 14 C14 कहते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेज नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो है उसमें हम लोग कहते हैं, दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है यूरेनियम पद्धति। यूरेनियम पद्धति याद रखिएगा। इसका खोज कौन किया? इनका खोज किया मैडम क्यूरी ने। कौन खोज किया? मैडम क्यूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। मैडम क्यूरी इनका खोज की है। और इसमें होता क्या है? इसमें पत्थरों के आयु का अनुमान लगाया जाता है। स्टोन का, पत्थरों के आयु का अनुमान लगता है। ये हो गया। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ मैं पहला बताया कार्बन डेटिंग पद्धति, दूसरा में बताया यूरेनियम पद्धति जिसमें मैडम क्यूरी ने खोज किया है और इसमें पत्थरों की आयु का अनुमान लगता है। तीसरा क्या है? तीसरा है वृक्षों के वलयों का अध्ययन। वृक्षों के वलयों का अध्ययन याद रखेंगे हम लोग। इसमें क्या हुआ? इसका खोज कौन किया? याद रखिएगा, इसका खोज किया है डगलस महोदय। कौन खोज की? डगलस महोदय। इनका पूरा नाम है A.S. डगलस। डगलस महोदय ने इसे खोज किया। इसमें होता क्या है? अक्सर आप लोग देखते होंगे ग्रामीण पृष्ठभूमि या शहरी पृष्ठभूमि में कोई भी विद्यार्थी जीवन में रहा है तो देखा होगा कि पेड़ जब कटता है तो उसके बीच में इस तरह की आकृति होती है। इसे बोलते हैं वलय। इसको काउंट करने की एक विधि होती है। उसी विधि के आधार पर वृक्ष के आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप खुद सोचिए ना भैया कि आपको खुदाई से क्या क्या मिल रहा है। तो वैसी वस्तु जिसमें कार्बन की मात्रा होगी संपूर्ण वस्तु में, तो इससे हम लोग पता लगा लेंगे आयु का। दूसरा देखिए, पत्थर के साथ बहुत मिले हैं पाषाण काल में, तो पत्थर की आयु से पता लगाए यूरेनियम पद्धति से। तीसरा देखिएगा, वृक्ष के घर मिले हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके वलयों को गिनकर उसकी आयु का अनुमान लगाया गया। तो ये 3 हो गए। 3 और मुझे बताना है। चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथा है अभिलेखों का अध्ययन। चौथा है अभिलेखों का अध्ययन। इसे हम लोग पैलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। इसका काम कहाँ पर आएगा? इसका काम आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। अब पता कैसे चलेगा कि ये किस काल में लिखा गया है? इसलिए वहाँ पर है। हम लोगों ने ये कैसे जान पाया कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में लिपि नहीं है? तो हम लोग इसी के माध्यम से जान पाए ना कि हमें कोई लिटरेचर लिखा हुआ चीज़ नहीं मिला भैया ना। तो इसीलिए हम लोग अभिलेखों का अध्ययन किसके माध्यम से करेंगे? पैलियोग्राफी में। 5वां क्या है? 5वां है तिथियों का अध्ययन। 5वां है तिथियों का अध्ययन। तिथियों का अध्ययन। तिथियों का अध्ययन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपिग्राफी। याद रखिएगा, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। इसे बोलते हैं हम लोग एपिग्राफी। तिथि के आधार पर अगर कोई डेट लिखा हुआ है और उसे हम लोगों ने पढ़ पाया है तो उसके आधार पर हम उस काल की आयु का पता लगा लेते हैं या कितना पुराना है। छठा एंड लास्ट, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स।
सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। समझना भैया मेरे, देखिएगा पहला क्या मिला हम लोगों को, मानव संस्कृति में क्या चीज़ मिला हम लोगों को? पुरातात्विक साक्ष्य। और ये पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला, इसी साक्ष्य के आधार पर ना हम लोगों को अनुमान लगाना है कि ये भैया ये क्या है, किस काल का है। देखिए मानव संस्कृति के बारे में कैसे जानेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में जानेंगे। 2 सेकंड में मैं रिविजन करा दे रहा हूँ। स्रोत कितने हैं इसके? 6। पहला क्या है? कार्बन डेटिंग। दूसरा क्या है? यूरेनियम पद्धति। तीसरा क्या है? वृक्षों के वनों का अध्ययन। चौथा क्या है? पैलियोग्राफी। चौथा क्या है? एपिग्राफी। पांचवा क्या है? और उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये 6 आधार में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कार्बन डेटिंग पद्धति C14, इसका खोज लिबी महोदय ने किया, इसके आधार पर पता लग गया। इसके बाद यूरेनियम पद्धति मैडम क्यूरी ने खोज किया, पत्थरों की आयु का पता लगा। वृक्षों के वनों का अध्ययन A.S. डगलस महोदय ने सब खोज किया। एंड इसके बाद चौथा अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी, तीर्थों का अध्ययन एपिग्राफी, सिक्कों का अध्ययन, इसके बारे में लेक्चर नहीं दिया। सपोज कीजिए अगर किसी काल में सिक्का मिला हो, मुद्रा मिला हो, मोहर मिला हो, सिक्का मिला हो, मुद्रा मिला हो, मोहर मिला हो, बोथ आर सेम, ये मिला है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसके माध्यम से पता चलता है कि यह कितना पुराना है और किस काल का है, ये चीज़ है। तो ये हमारा पोर्शन रहा इससे संबंधित। अब हम लोग देखेंगे रियल में पाषाण काल की 3 अवस्था थी। यहाँ देखिएगा पाषाण काल की 3 अवस्था थी, पूर्व पाषाण काल, और इसके अंदर में कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। क्या चलेगा? अब रियल में स्टार्ट होगा हम लोग का। अभी तक मैंने चैप्टर नहीं शुरू किया, अब मैं शुरू करूंगा रियल में चैप्टर। अभी तक जो मैं बताया आपकी जानकारी को मजबूत किया हूँ, पुष्ट किया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ है। अब रियल में क्या स्टार्ट होगा? पूर्व पाषाण काल। चलिए आज देखते हैं अब कि पाषाण काल का जो विभाजन का जो रियल स्टार्ट है वो देख लीजिए। 3 भागों में था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को हम लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं। भैया इस काल में मानव अधिक दिन तक जीवन व्यतीत किया क्योंकि उनके पास संसाधन और साधन नहीं थे। इस काल में मानव आखेटक के रूप में रहा, संग्राहक के रूप में रहा, इसीलिए इसका विकास का गति बहुत धीमा था। तो ये पूर्व पाषाण काल है। डेट के बारे में बोल चुका हूँ कि डेट के बारे में बोल चुका हूँ कि इस डेट को लेकर परेशान नहीं होना है, ये पूछा भी नहीं जा सकता है। अब है मध्य पाषाण काल में बताया था कि मध्य पाषाण काल को हम लोग जलवायु परिवर्तन काल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेसोलिथिक भी बोलते हैं। इसके बाद जो जीवन में परिवर्तन लाया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जो मैं बताया था, ये है नव पाषाण या नूतन पाषाण काल। इसका कालखंड देखिएगा 4000 से 1000, और क्रांति का काल कहा गया है। ये 10,000 बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी PCS ऑल एग्जाम्स बिहार दरोगा। क्रांति का काल पूछेगा, या खाद्यान्न संस्कृति का काल पूछेगा, या उत्पादन उपभोक्ता का काल पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब जो मैं यहाँ बताया था कि ये मानव हमारे यहाँ आया, मानव खुद में खुद एक संस्कृति है, मानव खुद एक कल्चर है, कल्चर का डेवलप मानव से ही हुआ है। तो मानव संस्कृति जो हमारे यहाँ किधर से आया, कैसे पता चला हम लोगों को? भारत के परिप्रेक्ष्य में उसी के बारे में ये था कि मानव संस्कृति का आगमन जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैप के बारे में बताया था, मानव संस्कृति का आगमन जो है किधर से हुआ? इधर तो अरब सागर है भैया, इधर बंगाल की खाड़ी, ना इधर से जाएगा ना इधर से जाएगा। यहाँ पे हिमालय है, इधर से आएगा ही नहीं, ये बर्फ का एरिया है। तो मानव संस्कृति आने का रास्ता तो भैया एक ही बचा ना, उत्तर पश्चिम, और आएगा और विस्तार करेगा उत्तर से दक्षिण, आएगा उत्तर पश्चिम से और विस्तार होगा उत्तर से दक्षिण। मैं बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में दर्रा खुर्द नामक एक प्लेस है, वहाँ से निएंडरथल मिला है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे पाकिस्तान में पोतवा का पठार है, और जे लुइस महोदय ने वहाँ से 2 मानव कंकाल खोजा है, जिसका नाम है रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस। यहाँ से मानव भ्रमण करते हुए नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश क्षेत्र में आया है, उसका नाम है होमो इरेक्टस। इसका खोज जो है अरुण सोलंकिया महोदय ने किया है। और मध्य प्रदेश के नीचे बगल में यहाँ पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बोडी क्षेत्र में मानव आए हैं, और यहाँ पर जो मानव मिला है उसका नाम है होमो सेपियंस। तो आप गौर करेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण ही तो होगा, तो इसीलिए ये है। अब जो ये हमारे यहाँ आए, ये कल्चर डेवलप है, इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे? यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला होगा, पत्थर मिला होगा, और कोई वस्तु मिलेगी, पेड़ पौधा मिला होगा, सिक्के मिले होंगे, मुहर होंगे या नहीं होंगे, या इस काल में नहीं होंगे तो आगे काल में मिलेंगे, तो पता वो कैसे चलेगा? पता चलेगा मानव संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन से। जो कितने स्रोत है? 6 स्रोत है। पहला है कार्बन डेटिंग पद्धति, दूसरा है यूरेनियम पद्धति, और तीसरा है वृक्षों के वलयों का अध्ययन, चौथा है
तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा अभिलेखों का अध्ययन, तिथियों का अध्ययन और मुद्रा का अध्ययन। सभी का नाम है देखिएगा यहाँ पर। कार्बन डेटिंग पद्धति खोज कौन की? लिपि महोदय की C14 कहा जाता है। ये सबसे मानक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम पद्धति में पत्थरों का अध्ययन किया जाता है। यूरेनियम पद्धति में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? पत्थरों का। मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्षों के वलयों का अध्ययन कौन खोज किए हैं? A.S. डगलस। एक चीज बता देता हूँ, वृक्षों के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। मैं गाहे बगाहे बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर में देखेंगे अभिलेखों का अध्ययन है, इसे पैलोग्राफी कहा गया है। फिर तीर्थों का अध्ययन है, इसे एपिग्राफी कहा गया है। फिर सिक्कों का अध्ययन है, इसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा गया है। तो इतने आधार हैं जिसके आधार पर हम लोग यह जान सकते हैं कि ये सब चीज़ है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। इस तरह से ही मैं आपके लिए एक से एक लेक्चर वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए UPSC, BPSC, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग और तमाम भारत में जितने एग्जाम्स होते हैं और राज्यों में जितने एग्जाम्स होते हैं आपके लिए लाभदायक होगा। याद रखें, हिस्ट्री खत्म होते तक आपके ब्रेन में हिस्ट्री इससे समाहित हो जाएगा, आप यकीन ही नहीं करेंगे हिस्ट्री से पढ़ा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।